स्वतंत्र आपको बराबर दिल्ली में बढ़ते क्राइम की खबरें दिखा रहा है और साथ में ये भी दिखा रहा है कि दिल्ली में किस तरह से पुलिस एनकाउंटर कर रही है, बदमाशों को मार गिराया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो एक इसका मतलब ये भी निकलता है कि दिल्ली में क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घुसे चले आ रहे हैं। क्या कहानी है, आज हम इसको ही समझेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और तीसरे एनकाउंटर की खबर आई है। क्या है सच्चाई, आइए इस खबर में समझते हैं। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर के 3 बड़े एनकाउंटर, क्या है सच, सिस्टम और साजिश की कहानी। अक्टूबर का महीना, दिल्ली एनसीआर की रातें और पुलिस की लगातार कार्रवाइयां, एक के बाद एक एनकाउंटर, और हर एनकाउंटर ने उठाए सवाल। क्या ये सिर्फ अपराध के खिलाफ जंग थी या इसके पीछे कोई और रणनीति भी छिपी थी? कि ये आदमी हमारे कई सारे पुलिस स्टेशन के एरियाज में आर्म सप्लाई का काम करता है। इस कनिष्क पहाड़िया के ऊपर लगभग 13 मुकदमे हैं, जिनके अंदर से 5 आम जाग के मुकदमे हैं। इसने अपनी कई जगह सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विद आर्म्स फोटो डाल रखी हैं, फायरिंग करते हुए फोटो डाल रखी हैं। तो इस आदमी को, जो कनिष्क पहाड़िया है, इसको काफी शौक था आर्म्स का। इस चक्कर में ये आर्म्स लेके घूमता था और कभी रॉबरी, कभी स्नैचिंग, ये सब कारनामों में इन्वॉल्व रहता था। हमारे थाने ने जब कल बहुत दिन सस्टेन्ड इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए कल सॉलिड इंटेलिजेंस मिली कि रात को ये हमारे छतरपुर पहाड़ी एरिया में आदमी कनिष्क पहाड़िया वाया एमबी रोड आएगा और जाके आर्म सप्लाई करेगा। तो हमने वहां पे रात को एक ट्रैप लगाया। लगभग हमने ट्रैप लगाया 12-1 बजे के आसपास से, बट 2:15 बजे के आसपास हमें एक मोटरसाइकिल आती मिलती है, जिसको रोकने का इशारा जब किया गया तो उसने मोटरसाइकिल उल्टी घुमाई, और जब उल्टी मोटरसाइकिल घुमाई तो स्किड कर गई। जब ये गिर गया तो इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर नवीन, हेड कांस्टेबल महेश, हेड कांस्टेबल सुनील और हेड कांस्टेबल रविंदर शामिल थे, इन सब ने जब पीछा करने की कोशिश की तो उसने उन पे फायर किया। क्योंकि हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि ये आर्म सप्लायर है, तो हमारी टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। इन सब ने बीपी जैकेट पहनी हुई थी। जब रिटेलिएटरी फायरिंग उसने फायरिंग करी, हमारे तीनों जो सब इंस्पेक्टर हैं, 2 हेड कांस्टेबल के बीपी जैकेट पे गोली लगी, और एक हमारे हेड कांस्टेबल के हाथ पे भी गोली लगी, हेड कांस्टेबल रविंदर के। वो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो भी ठीक है। इसके अलावा जब रिटेलिएटरी फायरिंग किया गया तो उसके राइट लेग में हमें शूट करना पड़ा उसको रोकने के लिए। उसको फिर ओवर पावर किया गया और उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लिया गया इस मामले में। इसमें फर्दर हम अभी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है कि इसके पास काफी बड़ा नेटवर्क है ऑफ आर्म सप्लायर। तो इसके अंदर फर्दर हम बैकवर्ड चेन लिंक करते हुए इससे और आर्म्स की रिकवरी करेंगे। अभी इसने कुछ जो इंडिकेशन दिया है कि यूपी के कई जगह से आर्म्स लाता था। इसके ऊपर 2020 से मल्टीपल मुकदमे हैं, 5 आर्म जाग के मुकदमे। इसे हमने पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट ने काफी बार से बंद भी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, जहां पे इसने जिस टाइप की फोटोज ये शेयर करता था। तो अब इस सोर्स पे आगे हम काम कर रहे हैं, उसको फर्दर आपको हम इन्फॉर्म करेंगे एज एंड व्हेन वी गेट सम सक्सेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर महीने में हुए 3 प्रमुख एनकाउंटर की पूरी कहानी, तथ्य, दस्तावेज और पुलिस सूत्रों के आधार पर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तारीख 22-23 अक्टूबर की रात, समय करीब 2:20 दिल्ली के रोहिणी इलाके में गोलियों की आवाज गूंजी। बिहार एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाया। 4 कुख्यात अपराधी रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये सभी सिग्मा एंड कंपनी नाम के एक गिरोह से जुड़े थे। एक गिरोह बिहार के सीतामढ़ी और सीहोर जिले में सक्रिय था और हाल के महीनों में 5 से अधिक ठेके पर हत्याओं के आरोप में वांछित था। रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनका नेटवर्क नेपाल बॉर्डर तक फैला था और ये लोग वीओआईपी तकनीक से धमकी भरे कॉल करते थे, यानी कि हाई टेक गैंगस्टर और अपराधी हैं ये लोग। बिहार पुलिस कई महीनों से इस गैंग का पीछा कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 13 अक्टूबर को ये गैंग दिल्ली आया और करावल नगर व पश्चिम बिहार इलाके में ठिकाना बनाया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनकी लोकेशन ट्रेस की और 22 अक्टूबर की देर रात जाल बिछाया गया। बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए
क्राइम ब्रांच को मिली थी। उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है, जिसमें चारों लोग इंजर्ड हुए। ये चारों लोग जो वांछित थे बिहार में, सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी टीम के साथ में। इन चारों लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है, उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहाँ पर, उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया, करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। एक बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो डीसीपी के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जवाब में गोलीबारी शुरू हो गई। करीब 25 से 30 राउंड फायर अपराधियों की ओर से और 15 से 20 राउंड पुलिस की ओर से हुए। चारों अपराधी घायल हुए। उन्हें बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बरामद हथियार में 4 पिस्तौल और 1 देसी राइफल शामिल थी। यह गिरोह बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई जगह रेड कर बाकी नेटवर्क की तलाश शुरू की। और अब बात करते हैं एक दूसरे मामले की। जी हां, गुड़गांव में गैंगस्टर विकास भाटी का एनकाउंटर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हरियाणा के गुड़गांव में पुलिस ने एक अन्य एनकाउंटर को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ गुड़गांव सेक्टर 69 इलाके में हुई थी। दिल्ली और हरियाणा एसटीएफ को इनपुट मिला था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच चल रहे गैंग संघर्ष में विकास भाटी नाम का अपराधी सक्रिय है। भाटी पर हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के 20 से अधिक मामले दर्ज थे। वो नरेश भाटी गिरोह से जुड़ा था और कई बार फरार हो चुका था। एनकाउंटर के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल बरामद किए। इस मुठभेड़ के बाद भाटी गैंग के बाकी सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई। एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि यह फर्जी मुठभेड़ थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कहा यह एक वैध ऑपरेशन था जिसमें आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। अब बात तीसरे मामले की कर दें। हमने दिल्ली, हरियाणा और अब यूपी चलते हैं। जी हां, ग्रेटर नोएडा में वांछित शूटर का एनकाउंटर। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मथुरा को वांछित शूटर सोनू ठाकुर एनसीआर में छिपा हुआ है। उस पर लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामले थे। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में सोनू ठाकुर को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उसके साथ एक अन्य आरोपी घायल हालत में पकड़ा गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे अपराध नेटवर्क से जुड़ा था। पुलिस ने एक कार, 9mm पिस्तौल और नकद रकम बरामद की। स्थानीय निवासियों ने कहा, रात के समय कई राउंड फायरिंगों की आवाज आई। पुलिस ने हमें घरों में रहने को कहा। एनकाउंटर की कड़ी और बड़ा सवाल। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर 2025 के भीतर 3 बड़े एनकाउंटर, तीनों में समानता। सभी अपराधी बिहार, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से जुड़े और सभी पर हत्या, रंगदारी या चुनावी माहौल में अशांति फैलाने के आरोप।
दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की कार्यशैली को लेकर जहां एक वर्ग समर्थन में है, वहीं दूसरा तरफ मानव अधिकार संगठनों का कहना है हर मुठभेड़ की न्यायिक जांच जरूरी है। पुलिस का दावा है कि हर कार्रवाई तकनीकी इनपुट, ठोस सबूत और आत्मरक्षा की स्थिति में हुई। एनकाउंटर के बढ़ते आंकड़े ये संकेत देते हैं कि एनसीआर अब न सिर्फ आर्थिक केंद्र रहा है बल्कि अपराध नेटवर्क का भी हब बन चुका है। क्या ये सवाल पूछा जा रहा है। राज्य सीमाएं मिट चुकी हैं, अपराधी बिहार से आते हैं, ठिकाना दिल्ली में और गैंग नेटवर्क यूपी में चलता है। जी हाँ, अक्टूबर में ये 3 एनकाउंटर सिर्फ घटनाएं नहीं, ये एक बड़ा संकेत है। ये उस बदलते अपराधी तंत्र का जो सीमाओं से परे जा चुका है। पुलिस की सख्ती और तकनीकी ताकत ने इन गैंगों को कमज़ोर किया है, पर सवाल ये है क्या कानून के दायरे में रहकर ही ये सब होगा या एनकाउंटर कल्चर नई सामान्यता बन रहा है। अंत में ये समझना ज़रूरी है, अपराध का अंत सिर्फ गोली से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार से होगा। और अगर कानून के रखवाले और जनता दोनों जागरूक रहें तो शायद अगली बार किसी रात गोलियों की गूंज की जगह सिर्फ सन्नाटा हो। क्योंकि अपराधी बनते कैसे हैं इस पर भी विचार होना चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं ये भी एक सवाल बनकर उभर रहा है। जो भी सवाल होगा उसका जवाब द स्वतंत्र पर पता चलेगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।